आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। राहुल गांधी जी जब अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि आज भी वहां पर कोई विकास नहीं हुआ है। ये बात सही है कि हमारी वहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत समय से सरकार नहीं है। देश की जनता जो है बीजेपी की तरफ जा रही है। कांग्रेस से गलती हुई आप मानते हैं? हाँ, कांग्रेस से गलती हुई, मैं बिल्कुल मानता हूँ। अभी जमीन खरीद के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर FIR दर्ज हुआ है। मैं समझ गया था, ये एक संकेत था भारतीय जनता पार्टी का कि समझो देश में चुनाव आ गया है। तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन हो? हर आदमी चाहता कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है नेट्रिक न्यूज में आपका। थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात करते हैं और आप जन की बात करते हैं, क्या कुछ अलग रहता है? आपका सीधे मुकाबला जो है प्रधानमंत्री से है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा अपने मन की बात करते हैं, अपने मन की, और उनको करनी चाहिए जन की, मतलब जनता की बात, जनता से किए हुए वादों की बात। पूरा भारत देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री जी नहीं बने थे तो वो हर मीडिया से 1 to 1 बात करते थे। कभी कभी तो फोटोग्राफर बुला के फ़ोटो भी खींच लेते थे, मुझे याद आ रहा है। और आज वो मीडिया से इतनी दूर हो गए हैं, कभी भी रूबरू होते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मीडिया के भाइयों को समझना चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि यही मीडिया के भाई जिन्होंने प्रधानमंत्री को बनाया आज कहीं पूछ ना ले कि आपने देश से जो जो वादे किए थे वो सब कहाँ गए। एक भी वादा जो उनके मैनिफेस्टो में था कोई पूरा नहीं हुआ है, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे नए मकान देने का हो, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो। मुझे लगता है कोई भी वादा इस भारत की सरकार ने पूरा नहीं किया। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि हर किसान आज सुखी है और हर गाँव में बिजली पहुँच चुकी है। आप कैसे कह रहे हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने क्वेश्चन करा, मैं इसका जवाब बहुत अच्छा आपको दूंगा। मुझे ध्यान, अभी कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी चैनल पर लाइव किया था और एक किसान महिला से पूछा था कि आपकी आय डबल हुई या नहीं हुई। उस महिला ने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे दोगुना फसल के दाम मिल रहे हैं। तभी एक मीडिया के भाई ने वहाँ जाकर उस महिला को ढूंढा और उससे बात करी कि आपने टेलीविज़न में कहा था कि आपकी फसल के दोगुने दाम मिल रहे हैं, आप बड़े खुशहाल हैं, तो आप बताइए कि ये बिल्कुल सही बात है या गलत है। वो महिला बेचारी डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसने बोला, नहीं, मुझे तो कुछ अफसरों ने 2 दिन से ट्रेनिंग दी थी और कहा था कि आपको इस तरह से प्रधानमंत्री से बात करनी, मैंने करी। पर सच्चाई बात तो यह है कि वो बेचारी भूखी मरी थी, उसके खेतों में फसल नहीं थी, बोने के लिए बीज नहीं था। दुगनी की बात नहीं, वो सिंगल पे भी परेशान थी। तो ये हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे देश को दिखाया। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? देश की जनता को, किसानों को भ्रमित क्यों किया जा रहा है? मैं समझता हूं कि आज हर आदमी को भ्रमित किया जा रहा है। ये 21वीं सदी की बात करते हैं और 4 साल में देश का वो हाल कर दिया है। कोई आदमी भी खुशी नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहता है। फिर भी ये कहते हैं कि हम 2019 में सरकार बनाएंगे, अपनी समझ से बाहर है। देश का बुरा हाल है, जवान बॉर्डर पे मर रहा है, बेमौत मर रहा है। जब देश का जवान फौज में भर्ती होता है तो एक आशा लेके जाता है कि मैं देश के लिए लड़ाई लड़ूंगा, पर हो क्या रहा है कि वो सोया हुआ है, आतंकवादी मार जाते हैं। तो उसके घर वालों के साथ क्या बनती होगी? वो बेचारा बॉर्डर पर लड़ने की बात नहीं कर पा रहा है। सोए सोए को, खाते हुए को, नहाते हुए को, जैसे भी मौका लगता है हमारा देश में जवान मर रहा है। ये बड़ा एक अजीब सा विचित्र कहानी है कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है। कहा था कि वो एक काटेंगे तो हम 18 सर काटेंगे। जवान दुखी है। लेकिन राहुल गांधी जी जब अपने संसदीय क्षेत्र जाते हैं तो विपक्ष ये कहता है कि आज भी वहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, स्कूल का हो या शिक्षा हो, किसी तरह का कोई विकास हुआ ही नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है, आप वहाँ जाकर उन लोगों से बात करिए। जब राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थे, अमेठी और रायबरेली में फैक्ट्रियाँ लगाई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई। ये बात सही है कि हमारी वहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत समय से सरकार नहीं है। हम अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, या तो स्टेट की सरकार हमें नहीं करने देती है या सेंटर की नहीं करने देती है। पर हमने जितना हो सका, चाहे अपने फंड से, चाहे इधर किसी को कह के, हमने रायबरेली और अमेठी में बहुत विकास करा। वहाँ की जनता जानती है, उनका प्यार हमेशा परिवार के साथ रहा है। और सब जानते हैं कि ना तो राहुल गांधी वहाँ से हारने वाले हैं, ना सोनिया गांधी। वो वहाँ के लोग उनको बेहद प्यार करते हैं, मैंने खुद वहाँ जाकर देखा। फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कांग्रेस ने 70 सालों में कुछ नहीं किया? बहुत अच्छा सवाल आपका।
इसका जवाब भी ज़रूर देना चाहिए। पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 70 साल देश पर राज हमने करा है, देश की सेवा करी है, तो वो किसने मौका दिया? इसी देश की जनता ने। और कि हमने कुछ नहीं किया, इसका बहुत सीधा साधारण सा जवाब है कि आज से 70 साल पहले का भारत देख लीजिए और आज का भारत देख लीजिए, ये सब कांग्रेस की ही देन है। लंबे लंबे पुल, बड़े बड़े रोजगार, कारखाने, ये सब कांग्रेस ने टाइम पर बनाए। कांग्रेस काम में विश्वास रखती है, ना कि शोर मचाने में। मुझे याद है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी फटाफट पॉलिसी पे पॉलिसी बनाते रहे। चुनाव आ रहे थे, चुनाव चल रहे थे, उन्हें कोई परवाह नहीं थी। वो देश के लिए काम करते रहे, चाहे हमें वो लोग वोट दें ना दें, पर उन्होंने देश की सेवा करी, हमेशा देश के लिए वो सब पॉलिसी बनाई जिसको आज मोदी जी फॉलो कर रहे हैं। तो मानते हैं कांग्रेस से कहाँ गलती हुई कि जो देश की जनता जो है बीजेपी की तरफ जा रही है? कांग्रेस से गलती हुई आप मानते हैं? हाँ, कांग्रेस से गलती हुई, मैं बिल्कुल मानता हूँ। उसका कांग्रेस की गलती का सबसे बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस को लोगों को झूठ बोलना नहीं आया, भ्रम में फंसा नहीं आया, झूठे वादे करने नहीं आए। आज भी मैं दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को ले लीजिए। 12-15 साल वो दिल्ली में रही, दिल्ली में इतना काम करा कि वो 5 साल 6 साल से नहीं है, तो भी अभी तक उसके किए हुए काम अभी तक चल रहे हैं। और उसके बाद कोई एक काम बता दिए, भारत सरकार का कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसा काम बता दिए जो उन्होंने बनाया हो? ये तो सब भ्रम फैलाने की बात करते हैं। और कांग्रेस देश की जनता को नजर आती है, दिल्ली की जनता आज दिल्ली की मुख्यमंत्री को काम के भरोसे फ्री याद कर रही है। अभी जमीन खरीद के मामले में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर FIR दर्ज हुआ है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा साहब तो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के हीरो हैं। जैसे ही रात को मैंने देखा टेलीविज़न में कि रॉबर्ट वाड्रा पर FIR दर्ज, तो मैं समझ गया था ये एक संकेत था भारतीय जनता पार्टी का कि समझो देश में चुनाव आ गया है। और जब जब चुनाव आया है, जब जब रॉबर्ट वाड्रा भी आए हैं। ये जो FIR की बात करते हैं, सबसे मज़े की बात है कि FIR दर्ज कौन करा रहा है, जिसका ना तो रॉबर्ट वाड्रा से लेना देना, ना उसके कोई 420 का मतलब होता है अगर कोई फ्रॉड कर दे उसके साथ तो वो दर्ज कराता है। सरकार कराती तो बात थी, सरकार ने 2008 में बड़ी कोशिश करी, बहुत इसी मुद्दे को उठाया, पर सही बात तो है कि रॉबर्ट वाड्रा ने कोई घपला करा नहीं है। आज सरकार जाने के कगार पे है। कांग्रेस को बड़ा जोर शोर मचाया भारतीय जनता पार्टी ने कि भ्रष्ट पार्टी, चोरों की पार्टी, पर 4 साल में कोई चोर या भ्रष्ट मिले तो नहीं। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि इन्होंने कुछ नेताओं पर प्रेशर डाला और उनसे पैसा ऐंठने की कोशिश करी। ये बात तो ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सब पैसा ही भगवान है। नोटबंदी हो चाहे GST हो, इतने बड़े बड़े घोटाले इस पार्टी ने करे हैं। आने दीजिए कांग्रेस पार्टी को, ये देश को एक एक करके बताएंगे। अभी हाल में ही 5-6 दिन पहले देश के 5 राज्यों से ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने का प्लान बना रहे थे। देखिए, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री SPG प्रोडक्ट हैं और प्रधानमंत्री हर बार SPG को छोड़ के बाहर पब्लिक में चले जाते हैं। अगर उनको वाकई कोई खतरा होता तो मैं समझता हूँ वो गाड़ी से बाहर भी नहीं निकलते। वो जानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। एक शोर मचाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है, चुनाव आ रहा है कि सहानुभूति की वोट बटोर ली जाए, पर ये देश समझ गया है, ये देश जानता है, ये देश बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ के वोटर बहुत पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं कि 4 साल में इस सरकार ने क्या करा है, अब इन बातों में आने वाला नहीं है। तो आप मानते हैं कि मोदी जी की छवि सुधारने के लिए ऐसा किया जा रहा है? मैं क्या मानता हूँ, पूरा देश जानता है इस बात को। तो ये तो हर चैनल, हर न्यूज़ देख लीजिए, हर आदमी आज कोई भी सरकार की बात करना चाहे, चैनल, बड़े बड़े पत्रकारों के खिलाफ क्या क्या मुकदमे हुए, बड़े बड़े जजों के साथ क्या क्या हुआ। आज तो जो ये सरकार करी है पूरा देश जानता है, पर चुप है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सारी पार्टी को डर है, हर एक को कहीं ना कहीं दबा के रखा हुआ है। पर जब वोट डालेंगे तो मैंने समझता नहीं कि ये लोग अपना गुस्से को रोक पाएंगे और मोदी जी के खिलाफ वोट करेंगे, ये सच बात है। हालांकि विपक्ष हमेशा से मांग कर रहा है EVM का, तो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है या फिर जो विधानसभा चुनाव आने वाले इस साल के अंत में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप लोग मांग करते हैं कि EVM से चुनाव हो या बैलेट पेपर से चुनाव हो? EVM का मुद्दा सबसे पहले मैंने देश में उठाया और उठाता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ गड़बड़ है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मैंने देखा, मुझे पता है कि कुछ अखबारों में छपा था मायावती को लेकर कि वहाँ के अफसर हाथी की मूर्तियाँ साफ करने लग गए हैं, क्योंकि अफसरों को पता होता है स्टेट में क्या होने वाला है। लग रहा था कि मायावती सबसे बड़ी पार्टी बन के आएगी और कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी नंबर 2 पर रहेंगी, लेकिन जब परिणाम आए तो बिल्कुल उल्टा रहा। 17 पार्टी मायावती, जो कभी सोच सकते नहीं है, कांग्रेस पार्टी नीचे चली गई और भाजपा पार्टी है तो उनका बस नहीं चला, 400 में से 400 सीट लाने वाले थे। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है।
आप देखिए इकाई के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव आए वहाँ 1000 में से सिर्फ 100 मेंबर इनके जीते हैं, और जहाँ ईवीएम मशीन से जो मेयर के चुनाव हुए 16 में से 14 जीते हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। अब तो देश के नेताओं को उठना पड़ेगा, और मुझे लगता है उनको भी कहीं ना कहीं धमकाया जा रहा है। ईवीएम को हटाकर जिस देश में ईवीएम बनते हैं वहाँ भी ईवीएम यूज़ नहीं हो रही हैं, और बैलेट पेपर तो सस्ते चुनाव हैं, कागज साई की बात है, और इस पर होएंगे तो सच्चाई लोकतंत्र की को बचाया जा सकता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। मैं तो समझता हूँ कि देश वोट नहीं दे रहा है, ये ईवीएम भी वोट दे रही है। लेकिन सर जहां उपचुनाव हुए जिन सीटों पे, वहां तो बीजेपी नहीं जीती, वहां भी ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। हाँ बिल्कुल ठीक है, वहाँ सेटिंग नहीं थी, जरूरत ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश में जो हम लोकसभा जो बीजेपी हारी है वहाँ वो इसलिए हारी है, अगर वहाँ ईवीएम सेट कर दे तो हो सकता है बीजेपी जीत जाती, और बीजेपी जीत जाती तो वहाँ के प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। उनको डाउन करने के लिए ये भी बीजेपी की एक चाल है। पूरे देश में शतरंज हो रही है, कहाँ ईवीएम लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। आप बताइए, झारखंड में चुनाव हुआ, पूरा अर्जुन मुंडा वहाँ के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, वही हार गए, उनके नेतृत्व में सब जीत गए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना था, वो अडवाणी जी के आदमी थे। तो ये तो बीजेपी तय करती है किसको जिताना है किसको नहीं जिताना है, और आज पूरा देश ईवीएम की खिलाफत कर रहा है। फिर भी मुझे लगता है ये इस सरकार को बना के छोड़ेंगे, चाहे कैसे भी बनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अब इस दुनिया में नहीं हैं, और उनकी अस्थियों को देश की हर नदियों में प्रवाहित किया जा रहा है। और अभी 2 दिन पहले एक खबर चल रही है सोशल साइट्स पे कि अमेजन एक कंपनी है, ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी है, उस पर भी उनकी अस्थियां बेची जा रही हैं। तो क्या मानते हैं इस तरह का जो कुछ हो रहा है देश में, कितना सही? देखिए, अटल जी एक बहुत अच्छे नेता थे। मुझे खुशी है कि इसमें सभी दल के लोग उन्हें प्यार करते थे, और वो वाकई एक भारतीय जनता पार्टी के अच्छे इंसान थे और अच्छे देश के प्रधानमंत्री थे। पर जिस तरह से उनकी अस्थियों का एक ड्रामा करा जा रहा पूरे देश में, क्या हिंदू धर्म में लिखा है कि एक बार गंगा में अस्थियाँ प्रवाहित कर दी जाए तो फिर उनको लेके घुमाया जाए? ये तो उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, और वो इस तरह के इंसान नहीं थे जैसा उनकी बहन ने भी बहुत विरोध करा। और जिस तरह की बेची जा रही अस्थियाँ कहाँ बिकती हैं आप बताइए? अस्थियाँ तो जब फूल चुगने जाते हैं तुरंत गोदी में लेकर गंगा जी में बहा देते हैं, और यहाँ घर घर में दुकान में गली गली में घुमाया जाए, ये उनका एक तरह से घोर अपमान है, और जो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए यूपी बिहार ये 2 राज्य ऐसे हैं जो पिलर के तौर पर देखे जाते हैं। तो कांग्रेस 2019 में यूपी और बिहार को फतेह करने के लिए क्या कर रही है? देखिए, जो गठबंधन की राजनीति चल रही है बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में हमारा गठबंधन लगभग हो गया है, और अभी हम समाने पर बता देंगे। और मैं नहीं समझता कि गठबंधन के सामने बीजेपी को एक भी सीट उत्तर प्रदेश में मिलेगी। और बिहार का तो नतीजा देख लिया है, नीतीश जी और सरकार के बीच में क्या क्या खेल चल रहा है। तो देश की जनता समझ गई है, अब इनको वोट देने वाली नहीं है। अब ईवीएम मशीन दे दे तो दूसरी बात है, पर जनता वोट नहीं देगी। लेकिन सर, ये गठबंधन को विधानसभा चुनाव में तो पसंद नहीं किया था जनता ने यूपी की। नहीं, आपकी बात ठीक है, गठबंधन पूरा नहीं हुआ था, ये कंप्लीट नहीं हुआ था। और गठबंधन करेगा जब ईवीएम मशीन अपना काम कर रही थी। ईवीएम मशीन ने रिजल्ट दिया, पूरा देश जानता है, और 5 स्टेटों में इन्होंने शतरंज बिछाकर ईवीएम मशीन के माध्यम से 4 स्टेट में सरकार बना ली। हमें खुश करने के लिए थोड़ा बहुत वहाँ पंजाब में बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब है कि ईवीएम का विरोध करना पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो चुनाव का बहिष्कार करना पड़ेगा। क्यों देश का पैसा खराब करें, क्यों अपनी बेइज्जती कराएं? चुनाव हारना जरूरी थोड़ी है। कितने राहुल गांधी इतने बड़े नेता, इतने सच्चे नेता हैं, उनको हार पे हार का मुकाबला करना पड़ा सिर्फ ईवीएम के होते हुए। तो कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? हमारे प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होंगे, और समाने दीजिए सभी दल हमारे साथ आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, बहुत बड़ी पार्टी है, समुंदर है, पूरा देश इस पे बड़ा विश्वास रखता है। तो समाने पे यही दल जो आज इधर उधर, ये भी सरकार के इशारे पे तंग हो रहे हैं। हर आदमी चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो। लेकिन अभी एनसीपी के अध्यक्ष जो हैं शरद पवार, उन्होंने हाल में ही कहा था कि महागठबंधन में जिस पार्टी की सीटें सबसे ज़्यादा आती हैं, प्रधानमंत्री पद का दावेदार उसी पार्टी का होगा। हम तो उस पर भी तैयार हैं। राहुल गांधी ने क्या दिया, समय बताएगा। मैं प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं रखता, मैं काम में विश्वास रखता हूँ। और ये भी कांग्रेस पार्टी समान पे बता देगी कि जो बड़ा दल होगा, कांग्रेस पार्टी बड़ा दल होने वाली है, और प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी होंगे। राहुल गांधी जी की मानसरोवर यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी भगवान शिव में बड़ी आस्था रखते हैं। उनकी दादी जी तो शिव भगत थी, रुद्राक्ष भी पहनती थी। और राहुल गांधी सभी धर्मों में के लिए काम करना चाहते हैं, सभी धर्मों के लिए काम करते हैं। उनका विश्वास है, मंदिर हो जाते हैं, मस्जिद हो जाते हैं, मथुरा हो जाते हैं, काशी हो जाते हैं, कि राहुल गांधी सभी धर्मों के नेता हैं। और जब चुनाव चल रहे थे, उन्होंने कहा था, उनको एकदम ध्यान आया था कि मुझे शिव जी ने बुलाया है, शिव की यात्रा पे जाना है।
उन्होंने अपने चुनाव के कार्य को समाप्त करके जो देश से भगवान से वादा करा था उसको पूरा करने के लिए शिव यात्रा पर महाकाल यात्रा पर निकल गए हैं। तो मानसरोवर यात्रा जो उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जब से वो यात्रा अपने तिल मिलाई घूम रही है, चाइना कर रही है, पता नहीं इनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो नेपाल के माध्यम से मानसरोवर की यात्रा पर गए हैं पैदल, और मज़े की बात है वो प्रोपेगेंडा या दिखावा नहीं कर रहे। यहीं भारत के प्रधानमंत्री गए होते तो सारी मीडिया एक एक कदम दिखाती रहती और वो दिखवाते। राहुल गांधी 14 दिन की यात्रा पर हैं, बस भगवान की भक्ति में लीन हैं, और जैसे ही वो आ जाएंगे और पूरे देश के लिए काम करेंगे और उनको ताकत देंगे शिव भगवान, ये हमारी भगवान से प्रार्थना है। लेकिन सर अभी गुजरात चुनाव में राहुल गांधी जब मंदिर में गए थे और जनेऊ धारण किया था उन्होंने, उस समय भी यही बवाल हुआ था। विपक्ष यही कह रहा था कि चुनाव आने से पहले राहुल गांधी ऐसा करते हैं वोट बैंक के लिए। देखिए, चुनाव पे नहीं करते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी करती है। हर चुनाव को कैच कराने में हिंदू मुसलमान के आज हम 21वीं सदी में जा रहे हैं। कांग्रेस कहाँ तक इस देश को खींच के लाई है, लेकिन पिछले 4 साल में मैं दावे से कहता हूँ कि हम 19वीं सदी में चले गए, 1947 में चले गए। 1947 में भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा था और आज भी देश में एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान, जिस पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 21वीं सदी की बजाय देश को पीछे ले गए हैं और बड़ी मुश्किल से अब आगे ले जाना पड़ेगा। और राहुल गांधी जो बात करते हो राहुल गांधी ने हमेशा कभी भी इसको चुनाव में नहीं कैच कराया। क्या चुनाव में जब गए हैं, मस्जिद आए हैं तो मस्जिद में गए हैं, मंदिर आए तो मंदिर में गए हैं, हर जगह गए हैं। स्पेशल ये नहीं कि इसी धर्म के साथ गए हैं। और राहुल गांधी सभी धर्मों को मारने वाली पार्टी के नेता हैं और हम उनका बहुत समर्थन करते हैं इस चीज़ को लेकर। मोदी सरकार में कुछ नए काम हुए हैं, जैसे नोटबंदी को ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, तो कितना सही मानते हैं? देखिए, नोटबंदी देश ने देख ली। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, बहनों भाइयों वो चौराहे पे मुझे बुला लेना। तो आज चौराहे पे देश बुलाना चाहता है, पर डरा हुआ सहमा हुआ है। जो चौराहे की बात करेगा मुझे लगता है कल वो दुनिया में नहीं रहेगा। आज देश बहुत परेशान है, महिलाएं सुरक्षा बहुत, रोज़ रेप हो रहे हैं और जहाँ भी रेप होते हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अटैचमेंट होता है। और बेरोजगारी देश का क्या हाल हो गया, महंगाई देखो, पेट्रोल डीजल कहाँ चले गए हैं। यही डायन थी महंगाई, हमारे टाइम में डायन थी और आज विकास बन गई है। तो ये सब सोचने वाली बात है। देश का नागरिक जो है बिल्कुल चुप है, साइलेंट है, समय आने पे जवाब देगा। और भारतीय जनता पार्टी को अब भी बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है कि देश का जो हाल कर दिया है, अब भी वो कह रही है कि हम 19 की नहीं, वो तो 23 की बात करते हैं। पता नहीं मुंगेरी लाल की तरह कौन कौन से सपने देख रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी रह पाएंगे, बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। बात झोला उठाने की जानी करते हैं कि मैं झोला उठा के चल दूंगा। क्यों चल देंगे, हिसाब कौन देगा? हमें झोला चेक करना पड़ेगा, झोले में क्या क्या लेके जा रहे हैं। लाल किले के कागज़ ले जा रहे हैं, जीएसटी का क्या क्या ले जा रहे हैं, नोटबंदी में क्या क्या ले जा रहे हैं, अपने मोदी भाइयों को जो बाहर भेज दिया उनके लिए क्या क्या ले जा रहे हैं। तो झोला इतनी जल्दी से नहीं जाने देंगे उठा के। राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोते हैं और वो अड़ गए हैं कि राफेल का सारा माल झोली में तो नहीं है। सब चेक करेंगे जब बाहर जाने की बात करेंगे। ये देश को दिखाएंगे, सरकार आने दो, एक एक चीज़ का हिसाब मोदी साहब से सरकार मांगेगी। अभी आपने कहा रॉबर्ट वाड्रा जो है चुनावी हीरो हैं। चुनाव आता है तो इस तरह की अफवाह उड़ाई जाती है, FIR कराए जाते हैं। तो अब अगला कदम क्या होगा कांग्रेस की तरफ से या रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से? देखिए, रॉबर्ट वाड्रा साहब कानून पे बहुत विश्वास करते हैं और कानून न्यायपालिका पे बहुत विश्वास करते हैं। अब उन्होंने झूठा सच्चा मुकदमा तो बना ही दिया, जो कि हाई कोर्ट ने बैन भी करा था, कोई कार्रवाई नहीं होगी। न्यायपालिका को बताएंगे, अपनी बात रखेंगे। एक रॉबर्ट वाड्रा कितने केसों में लपेटे जाएंगे, कब लपेटे जाएंगे, इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और हम अगला कदम कोर्ट में रॉबर्ट साहब जाएंगे और सारा जो भी लीगल तरीके से होगा वो सब कुछ इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरा आखिरी सवाल होगा, 2019 के लिए आप क्या कर रहे हैं और 2019 में कितनी सीटें कांग्रेस के लाने की उम्मीद है? देखिए, 2019 में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, देश की जनता करेगी। और हम तो सेवा भावना से राजनीति करते हैं, सेवा भावना राहुल गांधी करेंगे। ये देश ने तय करना है कि अच्छे दिन लाने हैं या नकली दिन के साथ काम चलाना है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश के लिए शहादत दी है, काम करे हैं और अपने लोगों को गले लगाया, काम करे हैं। तो हम तो काम में विश्वास रखते हैं। अब देश की जनता ने तय करना है 2019 में क्या करना है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश शर्मा। जल्द ही किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।